हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बोर ठाकुर आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम मुगल्स के बारे में बात करेंगे। मुगल्स ऐसे शासक रहे हैं जिन्होंने भारत पर अर्ली 16th सेंचुरी से लेकर मिड 19th सेंचुरी तक शासन किया है। भारत हमेशा से एक बहुत बड़ा राज्य या फिर बहुत बड़ा देश नहीं रहा है। भारत में बहुत सारे शासक आए, बहुत सारी डायनेस्टीज़ आईं जिन्होंने भारत को संगठित कर कर एक बहुत बड़ा देश बनाने में योगदान दिया है और मुगल्स उनमें से एक रहे हैं। हम बात करें मुगल्स के पहले शासक की तो सबसे पहला नाम आता है बाबर। और ये बाबर कौन थे? तो बाबर दो बहुत ही महान वंशज के वंश थे। इनके माता के वंशज की बात करें तो चंगेज़ खान थे इनके माता के साइड से, और इनके पिता के साइड से हम बात करें तो तैमूर आते हैं। इनकी मृत्यु लगभग 1404 में हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं आज के इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे। तो सबसे पहले हम मुग़ल का थोड़ा सा अर्ली हिस्ट्री जानेंगे कि इनकी शुरुआत कहाँ से हुई। उसके बाद हम बाबर के बारे में पढ़ेंगे जो कि मुग़ल डायनेस्टी का सबसे पहला शासक रहा है। अगला हम पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। देन वी विल रीड अबाउट अकबर। उसके बाद हम जहांगीर के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। देन नेक्स्ट रूलर विड बी शाहजहाँ। देन औरंगज़ेब, बहादुर शाह वन के बारे में पढ़ेंगे, जानदार शाह, फर्रुखशियार, मोहम्मद शाह और शाह आलम, बहादुर शाह, और लास्ट में हम देखेंगे मुगल्स का गोल्डन एज या फिर गोल्डन पीरियड में क्या क्या बदलाव आए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू इंसिस्ट यू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आपको वीडियोस का रेगुलर अपडेट मिलता रहे। अब हम बढ़ते हैं आगे वीडियो में और सबसे पहले अर्ली हिस्ट्री जान लेते हैं। तो अर्ली हिस्ट्री, जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहला शासक जो मुग़ल का रहा है, जिन्होंने मुग़ल शासन देश में स्थापित किया, वो हैं बाबर। हम बात करें बाबर की तो बाबर की उम्र सिर्फ 12 साल की थी जब उनके पिता की मृत्यु हुई 1494 में। उस समय बाबर की उम्र सिर्फ 12 साल की थी और उन्होंने उसी समय फरगना यानी कि उज़्बेकिस्तान का तख्त संभाला। उस समय अगर हम सेंट्रल एशिया और भारत की बात करें तो बहुत ही स्टेबल था। यहाँ पर बहुत सारे पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आ रहे थे और उसी समय इंडिया में भी बहुत सारे पॉलिटिकल इम्बैलेंसेस और चेंजेस आ रहे थे। इंडिया की बात करें तो उस समय दिल्ली सल्तनत यानी कि लोधी डायनेस्टी, जो कि सबसे लास्ट डायनेस्टी था दिल्ली सल्तनत का, राज कर रहा था यहाँ पर। और इंडिया में कुछ राजपूत राजा भी थे जैसे कि राणा सांगा। वो भी अपने टेरिटरी को लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनको प्रॉब्लम किससे हो रही थी? लोधी डायनेस्टी से। और इवन लोधी डायनेस्टी में भी दौलत खान लोधी जो हैं, इनको भी जो उस समय रूलिंग शहंशाह थे इब्राहिम लोधी, उनसे प्रॉब्लम हो रही थी। तो दौलत खान लोधी और राजा राणा सांगा दोनों ने मिलकर बाबर को इनवाइट किया इंडिया पर इन्वेड करने के लिए। और बाबर उस समय ख़ुद भी अपने तख्त ताज से भटक रहे थे। वहाँ पर उन्होंने बहुत मेहनत करना पड़ रहा था अपने एरिया को एक्सपैंड करने के लिए, लेकिन क्योंकि वो लड़ाकू थे, बहुत अच्छे वॉरियर थे, उन्होंने प्लान किया और इंडिया पर अटैक किया। अब इंडिया पर अटैक डायरेक्ट ऐसे नहीं हुआ था, ये वेल प्लान था। ऐसे नहीं कि अचानक से आया और उन्होंने अटैक कर दिया। तो सबसे पहले 1517 में वो भारत आते हैं और 1517 के बाद 1519 और 1524 तक उन्होंने बहरा, सियालकोट और लाहौर को कब्ज़ा कर लेता है। इन एरियाज़ पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। अब ये एरिया अगर हम बात करें फ़िलहाल में तो पाकिस्तान में आते हैं, ठीक है। तो उस समय अगर हम बाबर का एक्सपेंशन की बात करें तो ये अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, इन तीनों एरिया पर कब्ज़ा जमाने में सक्षम होते हैं। मतलब पूरी मुग़ल डायनेस्टी इन तीनों एरिया को कब्ज़ा कर लेती है धीमे धीमे करके। फिर आगे चलकर 1526 में ये सबसे पहला बैटल ऑफ पानीपत होता है। पानीपत का युद्ध बहुत ही फेमस है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। उस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराकर मुग़ल साम्राज्य का स्थापना भारत में किया। अब इनके युद्ध जीतने का बहुत बड़े कारण थे। ये भी कहा जाता है कि बाबर के सेना में सिर्फ 12,000 सैनिक थे, वहीं इब्राहिम लोधी के पास 1 लाख से अधिक सैनिक थे। लेकिन फिर भी जीत किसकी हुई? बाबर की। और इस जीत का बड़ा कारण था उनके वॉरफेयर का तरीका। उन्होंने रूमी मेथड यूज़ किया जो कि ऑटोमन वॉरफेयर का एक तरीका था, और साथ ही में भारत में पहली बार तोपों का इस्तेमाल किया। तो इनके स्ट्रेटजी और इनके आर्म्स के यूज़ की वजह से इतने बड़े सैनिक या फिर इतने बड़े सेना को हराने में ये सक्षम रहे,
जबकि इनके सैनिक की जो नंबर थे बहुत कम थे, 12,000 और कहाँ 1 लाख। फिर भी उन्होंने पानीपत का युद्ध जीता और मुग़ल साम्राज्य का स्थापना किया। अगर हम बात करें कुछ फैक्ट्स की, तो इन्होंने इंडिया में सबसे पहले गन पाउडर को इंट्रोड्यूस किया। मतलब गन पाउडर, जैसा कि मैंने बताया, तोपों का इस्तेमाल किया तो गन पाउडर उसमें यूज़ होता था। और इन्होंने टुज़ु के बाबरी टर्किश में लिखा भी। बाबर से रिलेटेड एक वेब सीरीज़ भी बना है एम्पायर, जो कि आपको देखना चाहिए। वहाँ से आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम इट। आगे बढ़ते हुए अगले जो महान शासक आते हैं उनका नाम था हुमायूं, जो कि बाबर के पुत्र रहे हैं। और इनको बारे में बहुत ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन देने लायक नहीं है, लेकिन हाँ, ये मुग़ल साम्राज्य के सबसे ज़्यादा टॉलरेंट और दान देने वाले शासक माने जाते हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा युद्ध नहीं लड़े हैं, ये बहुत ही लर्नेड रहे हैं, बहुत ही वेल कल्चर्ड रहे हैं, अपने पिता की तरह वॉरियर नहीं थे। और इनके नाम का मतलब अगर हम देखें तो फॉर्चुनेट होता है, लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट रहे हैं। इवन इनकी मृत्यु जो होती है वो अपने लाइब्रेरी की सीढ़ी से गिर के होती है। अब देखिए, इतिहासकार ये भी कहते हैं कि ये अपने जीवन में हमेशा गिरता लुढ़कता हुआ शासक रहा है, और इनका मौत भी एक शासक की तरह नहीं हुआ, बल्कि सीढ़ी से गिरकर हुआ। इनकी सिस्टर ने गुलबदन बेगम, इन्होंने हुमायूंनामा भी लिखा, जिसमें इनके बारे में बताया जाता है। तो ये हुमायूं के बारे में ब्रीफ इन्फॉर्मेशन था। अब अगले शासक की बात करें तो वो है अकबर। अकबर को अकबर महान के नाम से भी जाना जाता था। अकबर महज 13 वर्ष के थे जब इन्होंने बैरम खान के संरक्षण में अपने पिता की गद्दी संभाली। इनकी नीतियाँ कुछ अलग ही थीं। ये वॉर के साथ साथ ही रिलेशनशिप को मेंटेन करके अपने टेरिटरी को एक्सपैंड करते थे, और इसी का नतीजा जोधा बाई रही हैं। आगे चलकर इन्होंने जजिया कर को हटाया। जजिया कर एक ऐसा कर था जो कि भारत में नॉन मुस्लिम थे उनको टैक्स देना पड़ता था इनके शासक को या फिर शासन को। उन्होंने इस कर को हटाया। आगे चलकर इन्होंने अपने महल में होली सेलिब्रेट करने की भी इजाज़त दी। होली, जो कि एक हिंदू फेस्टिवल है, और मुस्लिम में कलर से खेलना पूरी तरीके से मना है, फिर भी इन्होंने होली खेलने का परमिशन अपने महल में दिया। आगे चलकर इन्होंने पाबोश की प्रथा भी ख़त्म की। पाबोश यानी कि नीचे झुककर जो शासक को सजदा करते थे, उस प्रथा को भी इन्होंने ख़त्म किया। और इन्होंने एक नया एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम लाया, मनसबदार का। तो मनसबदार सिस्टम क्या था? मनसबदार सिस्टम में पूरे एरिया को, अगर इनका टेरिटरी जो भी था, उस एरिया को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता था, और वहाँ पर एक हेड अपॉइंट किया जाता था, और उस हेड को मनसबदार कहते थे। अब ये मनसबदार क्या करते थे? मनसबदार का जिम्मेदारी था कि उस एरिया से टैक्स कलेक्ट करना, और उस टैक्स का कुछ हिस्सा एज अपने सैलरी रख लेना, और बाकी का हिस्सा शासक को दे देना, ताकि वो अपने जितने भी वॉरफेयर हैं, जितने भी युद्ध लड़ने हैं, मिलिट्री को मैनेज करने में सारे फंड्स को यूज़ करना। ये था मनसबदार सिस्टम। इसके साथ ही ये बहुत ही सेकुलर एम्पर रहे हैं। इन्होंने दीन इलाही एक नया कल्ट भी शुरुआत किया, जिसका मेन मकसद था कि सोर्स ऑफ ऑल रिलीजन इज सेम, यानी कि सारे रिलीजन का जो सोर्स है, सारे धर्मों का जो सोर्स है, वो सेम ही। आगे बढ़ते हुए जहांगीर के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जहांगीर अगेन, इनके बारे में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये लिटरेचर और चित्रकला के मामले में बहुत ही एडवांस हैं। बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ भारत में उस समय इनके शासन के दौरान। और ये चित्रकला के मामले में इतने एक्सपर्ट थे कि ये आर्ट को सिर्फ देख कर बता देते थे कि किस पेंटर ने इस पेंटिंग को या फिर इस आर्ट को बनाया है। ये इतने एक्सपर्ट थे। इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहा है कि ये सिखों के साथ अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाए, और यहाँ तक कि सिखों के जो 6वें गुरु थे उनको भी मारने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। इन्होंने जंजीर अदालत आगरा फोर्ट में स्थापित किया, जहाँ पर जस्टिस, यानी कि जैसे आज के समय में हम कोर्ट देखते हैं, हमारा जस्टिस सिस्टम है, उस समय ये इन्होंने एक जुडिशियल सिस्टम स्टार्ट किया था। और इन्हीं के शासनकाल में सबसे पहले ब्रिटिशर्स भारत में आए। कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो एज अ बिजनेसमैन ही आए थे, लेकिन वो इन्हीं के शासन में था जब ये इंडिया में या फिर भारत में आए थे। अगर हम बात करें इनके फेमस पेंटर्स की, तो अब्दुल हसन, उस्ताद मंसूर और बिसंधास, ये कुछ फेमस पेंटर थे जो कि इनके शासनकाल के दौरान हुए थे। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, लिटरेचर और चित्रकला इन्हीं के राज्य में बहुत ज़्यादा विकसित हुआ था। अब बात करें अगले रूलर की, तो वो हैं शाहजहाँ। शाहजहाँ का नाम लेते ही ताजमहल का याद आता है। तो ताजमहल कौन नहीं जानता है। और इन्हीं के पीरियड में
इस पीरियड को या फिर इनके शासन को गोल्डन एरा ऑफ आर्किटेक्चर भी कहा जाता है, मुग़ल के काल का भी और भारत के लिए भी, क्योंकि इसी समय बहुत बड़ी बड़ी इमारतें, बहुत फेमस इमारतें, ताजमहल जो कि दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, जामा मस्जिद, लाल किला, सब इन्हीं के शासन में डेवलप किया गया था। और इनके शासन में जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अभी आ भी चुका है, कि इनके कोर्ट में कौन कौन विजिटर्स आए थे। तो 2 फ्रेंचमैन, बर्नियर और टेवर्नियर, और इटालियन एडवेंचरर मेन्यूशी भी इनके कोर्ट में आए थे, जो कि एक बार ऑलरेडी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है। इन्होंने अहमदनगर और जो कि बीजापुर और गोलकांडा में इनकी लॉर्डशिप एक्सेप्ट कर लिया था, वहाँ पर भी इन्होंने शासन किया था। तो ये था कुल शाहजहाँ के बारे में। आगे बढ़ते हैं औरंगज़ेब। अब औरंगज़ेब का नाम ही आते ही आपको ऐसा लगता होगा कि इनके बारे में आपने नेगेटिव ज़्यादा सुना है, पॉजिटिव कम सुना है। ये बहुत क्रूर शासक रहे हैं। एक तरीके से आप कह सकते हैं अकबर के टोटली अगेंस्ट, मतलब अपोजिट था इनका पूरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था, जो शासन करने का तरीका था, पूरा अगेंस्ट था। जैसे कि अकबर को हमने देखा, वो बहुत लिबरल थे रिलीजन को लेकर। इवन होली भी उन्होंने परमिट किया अपने महल में सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन ये टोटली अलग थे। ये सिख और हिंदू के जो सबसे ज़्यादा टेम्पल्स हैं और गुरुद्वारे थे, इन्हीं के शासनकाल में डिस्ट्रॉय किए गए। इन्होंने शरिया लॉ को दोबारा लागू किया। शरिया लॉ यानी कि जो मुस्लिम की वो किताब होती है कुरान, उसके हिसाब से जो भी लॉ होते हैं वो फॉलो होने लगे। ये एक बहुत ही बड़े कट्टर थे, सुन्नी कट्टर थे। इन्होंने तख्त व ताज के लिए अपने पिता को बंदी बना लिया, अपने भाई का मर्डर कर दिया, और यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है दारा सिकोह, जो कि इनके एक भाई थे, अगर वो जीवित रहते, अगर उनका मर्डर इन्होंने नहीं किया होता, तो आज भारत का नक्शा ही पूरा अलग होता, क्योंकि वो टॉलरेंस के मामले में बहुत ही गंभीर थे, मतलब बहुत ही टॉलरेंट थे, उनका अलग ही लेवल होता। और यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि इन्होंने अपने भाई का मर्डर करके उनके गर्दन को लेके चांदनी, आज के समय में जो चांदनी चौक है, वहाँ पर घूमे थे, ताकि लोगों के मन में दहशत हो सके कि अब मैं राज करूँगा यहाँ पर। तो इस लेवल पर ये थे। इन्होंने नॉन मुस्लिम टैक्सेस, जजिया को फिर से दोबारा लागू किया, जो कि अकबर ने ख़त्म कर दिया था। और इन्होंने अपना नाम आलमगीर रखा, द कंक्वायरर ऑफ यूनिवर्स, यानी कि विश्व विजेता। तो ये औरंगज़ेब के बारे में। और हाँ, सबसे बड़ी बात जो इनके दौरान, इनके शासनकाल के दौरान हुआ, भारत में जो मुगल्स का एक्सपेंशन था, सबसे ज़्यादा इन्हीं के दौरान हुआ, इन्हीं के शासनकाल में हुआ। आप देखेंगे पूरा अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, करंट में इंडिया जो है, ये पूरा मुग़ल शासन में आ गया था इन्हीं के दौरान। और प्रॉब्लम क्या आया अब, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा युद्ध लड़ रहे थे और सिखों और हिंदूज़ के टेम्पल, गुरुद्वारे तोड़ रहे थे, तो हिंदू और सिख जो थे इनके अगेंस्ट हो गए। अगेंस्ट होने की वजह से क्या हुए, वो धीमे धीमे करके छोटे छोटे जो वहाँ के राजपूत राजा थे, शासक थे, उनको धीमे धीमे प्रोवाइड करने लगे फंड्स, ताकि ये इनके अगेंस्ट वो आके लड़ सकें। तो ये इनके पीरियड में पूरा हुआ। और इनके जो सक्सेसर रहे हैं औरंगज़ेब के, वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं रहे हैं, बहुत अच्छा वॉरफेयर नहीं रहा है उनका, जिसके वजह से धीमे धीमे इनका पतन शुरू हुआ और इनके जो टेरिटरीज़ थी धीमे धीमे ख़त्म होने लगी। ये औरंगज़ेब के बारे में था। अगले राजा आते हैं फ़र्रुखशियार। अब यहाँ तक जितना हमने देखा वो सारे मेन शासक थे मुग़ल काल के। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़े थोड़े ब्रीफ में हम इन्फॉर्मेशन इनके बारे में देख लेंगे, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस ये यहाँ से आते भी हैं। तो फ़र्रुखशियार की बात करें तो फ़र्रुखशियार को शहीद मज़लूम के नाम से जाना जाता है, जो कि अज़ीम उस शाह के बेटे रहे हैं। इन्होंने जो डेक्कन के गवर्नर हैं चिन कुलिच खान को वहाँ पर डेक्कन का ड्यूटी दिया, और उन्होंने आगे चलकर डेक्कन को पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हैदराबाद बना दिया, और चिन कुलिच खान को निज़ामुल मुल्क के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक कि इनके कोर्ट में पेशवा बालाजी विश्वनाथ भी आते थे चौथ कलेक्ट करने के लिए और शरदेश मुखी कलेक्ट करने के लिए। अब चौथ क्या है, चौथ 1/4 ऑफ टैक्स होता था। मान लीजिए फ़र्रुखशियार के एरिया पास टेरिटरी है कुछ, तो और इस टेरिटरी के जो हैंडलर हैं वो कभी भी अगर मराठा रहे हैं, तो वो वहाँ से 1/4 ऑफ जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा उस पैसे को वो ले लेंगे। तो ऐसा इनके सिस्टम में हुआ। अब आप देख सकते हैं यहाँ से मुग़ल का पतन शुरू हो रहा है, क्योंकि धीमे धीमे इनकी टेरिटरीज ख़त्म हो रही है और इनको टैक्स देना पड़ रहा है, जबकि पहले ये टैक्स लेते थे। आगे बात करें हम मोहम्मद शाह की, तो मोहम्मद शाह के बारे में सिर्फ एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इनको रंगीला के नाम से भी जाना जाता था। रंगीला क्यों? क्योंकि ये अपनी न्यूड पेंटिंग्स को बनवाते थे, इसीलिए बहुत ज़्यादा फेमस रहे। हाँ, इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारे छोटे मोटे युद्ध लड़े और वहाँ पर ये कहीं जीते कहीं पर हारे, अपने टेरिटरीज को लूज़ करते गए। तो ये सब इनके बारे में यहाँ पर फैक्ट्स थे। इनका फैक्ट्स बस यही एक रंगीला नाम से ये जानते थे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट रहा है इनके साथ।
नेक्स्ट रूलर इज़ शाह आलम। शाह आलम पॉपुलरली इनको अली गौहर के नाम से जाना था, और ये बैटल ऑफ बक्सर में जो कि 1764 में हुआ था, वहाँ पर इनको हरा दिया गया था। आगे पानीपत का बैटल जो भी हो, पानीपत का जो तीसरा युद्ध होता है, इन्हीं के समय में, इन्हीं के शासनकाल के दौरान ही होता है। और 1772 तक इन्होंने अपनी सारी दीवानी राइट्स जो हैं बिहार, बंगाल और उड़ीसा की, सब को सौंपना पड़ा महाराजा सिंधिया को। क्यों? अब दीवानी राइट्स क्या होता है? दीवानी राइट्स मतलब कि जो टैक्स कलेक्शन ऑफ राइट्स था, वो सबको सौंपना पड़ा। और ये पहले ऐसे शासक रहे हैं जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशनर बने। पेंशनर क्यों बने? क्योंकि धीमे धीमे ईस्ट इंडिया कंपनी, हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी से बिज़नेस के रूप में उन्होंने वो आए, अब धीमे धीमे वो कैप्चर करने लगे इंडिया के टेरिटरीज़ को, और जो शासक थे उनको पेंशन के रूप में कुछ भत्ता दे के उनको शांत करा दिया जाता था। अगले रूलर के बारे में बात करें तो ये हैं बहादुर शाह ज़फ़र। बहादुर शाह ज़फ़र अकबर II के बेटे थे, और इनकी माता का नाम राजपूत प्रिंसेस थी जो लाल बाई थी, और ये सबसे लास्ट रूलर हैं मुग़ल एम्पायर के। और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनके टेन्योर में या फिर इनके शासन में 1857 का रिवोल्ट होता है, जो कि बहुत ही फेमस है। भारत की आज़ादी का पहला युद्ध या फिर पहली चिंगारी 1857 में ही छूटती है, और ये एक बहुत महान उर्दू पोएट भी रहे हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट मुग़ल एम्पायर। अब हम आगे देखेंगे मुग़ल के गोल्डन एरा। तो हमने देखा कि मुग़ल के शासन के दौरान ही भारत में आर्किटेक्चर, बहुत अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स डेवलप हुए, लिटरेचर, पेंटिंग, सब कुछ इन्हीं के शासनकाल में ही डेवलप हुआ। हम यहाँ देख सकते हैं लाल किला, ताजमहल, चार मीनार, ये सब जितने फेमस बिल्डिंग्स हैं, फेमस आर्किटेक्चर हैं, इन्हीं के शासनकाल में डेवलप हुआ था। ठीक है, अब हम बात करें कॉजेज़ ऑफ डाउनफॉल ऑफ मुग़ल एम्पायर। तो हमने देखा औरंगज़ेब तक तो ठीक ठाक चला, औरंगज़ेब ने लगभग पूरे भारतवर्ष में कब्ज़ा कर लिया, लेकिन औरंगज़ेब के जो डिसेंडेंट थे, जो इनके बाद के जो भी वंशज थे, वो थोड़े कमज़ोर पड़ गए, और वो धीमे धीमे करके अपने सारे जो टेरिटरीज़ को वो खोते गए। इनकी पॉलिसीज़ राजपूत के अगेंस्ट में थी, रिलीजियस ये बहुत ज़्यादा इंटॉलरेंस थे, तो जितने सिख थे, राजपूत थे, सब इकट्ठा होकर धीमे धीमे इनके अगेंस्ट आने लगे। इनकी पॉलिसी भी सही नहीं रही। अभी हमने फ़र्रुखशियार को देखा, उन्होंने डेक्कन का पूरा काम काज एक दूसरे को सौंप दिया, उन्होंने आगे चलकर उसको अलग करके हैदराबाद नाम का एक नया एरिया बना लिया। ठीक है, और आगे चलकर नेशनलिज्म भी इनके अंदर नहीं रहा। नेशनलिज्म यानी कि पूरे टेरिटरी को बांध के रखना, एक देश की तरह ट्रीट करना। इनका पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था। अब सेंट्रलाइज होने की वजह से भी प्रॉब्लम होता था, और इवन जो कि एम्पायर था बहुत बड़ा था, अब बहुत बड़े एम्पायर को हैंडल करना इतना आसान नहीं होता है, तो ये सब भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया, और धीमे धीमे मुग़ल का डाउनफॉल हो गया। So this was all about Mughal Empire. I hope you understood Mughal Empire, and please like, share and subscribe the channel so that you can get regular update. Thank you.